तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। बाजार में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह का बाजार होता है। 5 तरह का हम लोगों ने मार्केट को समझा था। अब वो मार्केट के द्वारा जब कीमत का निर्धारण किया जाता है, देन वैसी स्थिति में मार्केट का जो नेचर है वो डिसाइड करता है कि वस्तु का कीमत क्या होगा। तो जो नेचर बेस्ड मार्केट था उसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे थे, कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा क्या था, मोनोपोलियल मार्केट या एकाधिकार बाजार। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह का होता है। उसमें कंपटीशन होता है, उसमें प्रोड्यूसर क्लास भी कई होते हैं और कंज्यूमर की संख्या भी बहुत होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे प्रतियोगिता होता है और वो प्रतियोगिता ही किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारित करता है और उसके बहुत सारे विशेषताओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसी टॉपिक को निरंतर करते हुए, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण बाजार के आधार पर, तो हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव मार्केट देखा था। आप देखते हैं मोनोपोलियल या एकाधिकार बाजार। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली या एकाधिकार मार्केट। अब एक टर्म ही बता रहा है कि एकाधिकार यानी किसी एक व्यक्ति का अधिकार जहां पे होता है उसको हम एकाधिकार करते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे परिवार में किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो जो कहता है परिवार के सभी सदस्य उसके बात का सम्मान करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसके मशवरा को सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह से राजनीति में, अभी राजनीति में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बातों को सारे उनके दल के सदस्य मानते हैं, पार्टी पर उनका एकाधिकार है। शासन में, अगर शासन में देखें, राजतंत्रीय शासन में तो राजा का पूरा राज्य पर एकाधिकार होता था। क्या न्याय व्यवस्था हो, क्या सैन्य शासन हो, सामान्य प्रशासन हो, अर्थ शासन हो या अर्थव्यवस्था हो, सब पर उसका एकाधिकार होता था। ये एकाधिकार इकोनॉमी में यूज किया गया है, मोनोपोली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि पर किसी एक व्यक्ति के अधिकार या किसी एक फर्म या कंपनी के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकाधिकार का मतलब है इसका क्षेत्र है अर्थव्यवस्था से, और यहाँ पर एकाधिकार हो सकता है किसी कंपनी का या फर्म का। किस पर? बाजार पर। क्या करेगा अगर बाजार पर एकाधिकार होगा? देन ये प्रभावित करेगा कीमत, ये प्रभावित करेगा पूर्ति, सप्लाई। अगर ये प्रभावित कर देगा देन पूरा मार्केट का इकोसिस्टम, बाजार का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो मोनोपोली होता है, ये हर एक क्षेत्र में होता है, हर एक जगह पे। राजनीति में भी मोनोपोली चलता है, समाज में भी चलता है, समझ में आया? परिवार में भी चलता है, विश्व समुदाय में भी चलता है, हर एक जगह पर मोनोपोली चलता है। विश्व समुदाय में अमेरिका का मोनोपोली अभी चल रहा है। अमेरिका, चीन, इनका मोनोपोली, विशेष करके अमेरिका का। ठीक है, तो एकाधिकार एक व्यक्ति का, एक सिद्धांत का, एक देश का संपूर्ण व्यवस्था पर जब नियंत्रण हो जाए तो उसको हम एकाधिकार कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब आइए, इकोनॉमी में एकाधिकार हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो दरअसल होता क्या है कि सबसे पहले तो एकाधिकार का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र में कि उत्पादक वर्ग जो है या प्रोड्यूसर क्लास, उत्पादक वर्ग या प्रोड्यूसर क्लास कोई ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मान लो कि हम भारत के इसरो हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। अब पूरे भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले हम ही हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भारत में। मान लो हम ऐसा मार्कर बनाते हैं सपोज, जो मन करता है जब बोर्ड पे लिखना होता है देन मार्कर हो जाता है, पेज पे जब लिखते हैं तो हाइलाइटर हो जाता है, ब्लैंक कागज पे लिखते हैं तो एज ए पेन की तरह काम करने लगता है, मल्टीपर्पस है। अब ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। समझ में आया? और ये कई तरह का, कई वजह से हो सकता है कि उसका कोई प्रतिस्थापक नहीं हो सकता है। तो एकाधिकार में सबसे पहला क्या होता है कि उत्पादक वर्ग ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई प्रतिस्थापक नहीं होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब अगर कोई प्रतिस्थापक नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, देन यहाँ पे उसका मोनोपोली शुरू हो जाएगा। उसका मन करेगा तो कीमत बढ़ा देगा, और मन करेगा कि भाई मार्केट में हमारी वस्तु अधिक से अधिक बिके, अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, देन वो कीमत घटा देगा। वो सब कुछ उसी के हाथ में है। समझ में आया? हाँ, अर्थात ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक विक्रेता होता है और एक ही उत्पादक होता है। पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में एक ही उत्पादक भी होगा, एक ही विक्रेता भी होगा। इसी को कहा जाता है मोनोपोली। मोनोपोली अच्छा चीज भी है और बुरा चीज भी है। मोनोपोली अच्छा चीज इसलिए है क्योंकि मोनोपोली तभी होता है जब इस तरह के उत्पादन गतिविधियों में या कार्यों में रिस्क बहुत ज्यादा हो। जैसे सपोज हमने कहा कि परिवार में भी एक व्यक्ति होता है जिसका मोनोपोली चलता है, जिसको हम परिवार का मुखिया कहते हैं। उसके निर्णय सभी लोगों के लिए मान्य होते हैं, सभी लोगों के लिए स्वीकृत होते हैं, उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। अब ऐसा है, ऐसे तो नहीं हम लोग उसको मानते हैं, उसके सारे आदेशों का पालन करते हैं, उसकी इच्छाओं आशाओं का ख्याल रखते हैं, उसके उम्मीदों पर खरे उतरने का कोशिश करते हैं, ऐसे तो नहीं। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करता होगा, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज मोड में रहता होगा, आपके लिए बहुत कुछ सोचता होगा, बहुत कुछ करता होगा। यानी परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाता होगा, राशन ला के देता होगा, आपकी सुरक्षा करता होगा, आपकी शिक्षा की व्यवस्था करता होगा, आपका स्वास्थ्य का देखभाल करता होगा, आपके वस्त्र की व्यवस्था करता होगा, आपके मनोरंजन का व्यवस्था, सब कुछ करता होगा। यानी कि इतना बड़ा रिस्क कवर करता है, वो इतना करता है तब जाकर के उसकी मोनोपोली उसके घर में चलती है। अब जैसे हम पॉलिटिक्स में बात करें, पॉलिटिक्स में राजनीति में आज श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इतनी बड़ी कद क्यों है? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को किस मुकाम से किस मुकाम तक अपने व्यक्तित्व के वजह से पहुंचा दिया। नहीं, उनके नाम पे कई प्रत्याशी जीत जाते हैं। अगर उनके नाम पे वो कुत्ता भी खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाए कि ये नरेंद्र मोदी का रिप्रेजेंटेटिव है, इसको वोट देना है, देन पब्लिक उसको वोट दे देती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सेक्रीफाई किया है, लोगों का विश्वास हासिल किया है, जीता है अपने कामों से, अपने त्याग से, अपने श्रम से।
तब जाकर के लोगों पर उनका मोनोपोली चलता है। उनके फॉलोअर हैं जिनको भक्त कहा जाता है। क्लियर है? तो मोनोपोली तभी हो सकता है जब मार्केट में एक ही उत्पादक हो, अर्थशास्त्र के अप्रोच से देखें, और एक ही विक्रेता हो। और वो सब कोई नहीं बन सकता है। बनने के लिए उसको कई तरह के रिस्क कवर करने पड़ेंगे। अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, देन वो कई तरह का रिस्क कवर करेगी। जैसे हमने कहा कि इसरो है, भारत का इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो है। अब इसरो का पूरे स्पेस मार्केट में, भारत के, और भारत ही नहीं विश्व के स्पेस मार्केट में भी इसका मोनोपोली चलता है। आप देखेंगे कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार प्रोवाइड कराता है, सर्विस देता है मार्केट में स्पेस टेक्नोलॉजी में, इसरो। अब इसका मोनोपोली चलता है। भारत में इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दुनिया में भी इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसका अलग सर्विसेज है। इसके एक एक लॉन्चर के साथ, एक एक लॉन्चर 15-15, 20-20 सैटेलाइट एक बार स्पेस में ले जा करके ये करते हैं। तो इसका मोनोपोली चलता है। तो ये कैसे बना है? ये कई तरह के रिस्क कवर किया होगा। जैसे क्या क्या रिस्क कवर किया होगा? तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, पूंजी लगाया होगा बहुत बड़ा, है ना। इसरो को बनाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में पूंजी इन्वेस्ट किया होगा। क्लियर है? लेबर रिसोर्स या मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था की होगी। फिर क्या? टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित किया होगा, उन्नत तकनीक लगाया होगा, समयबद्ध होगा, तकनीकी विविधता होगी, या अन्वेषणात्मक कार्य करता होगा, अन्वेषणात्मक कार्य करता होगा। इसका प्रशासन मजबूत होगा, दुरुस्त होगा। क्लियर है? इस तरह से कई वो ऐसे कार्य किए होंगे जो बाजार में सबके लिए संभव नहीं है, सभी इन्वेस्टर के लिए संभव नहीं है। अब जैसे जैक मा है, जैक मा, अब वो भी इस क्षेत्र में काम करता है, तो उसने रिस्क लिया है, सब कुछ किया है, तब जाकर के स्पेस मार्केट में, स्पेस टेक्नोलॉजी मार्केट में उसका मोनोपोली चलता है। तो मोनोपोली चलाने के लिए या मोनोपोली बनने के लिए, उस लायक बनने के लिए आपको कई तरह के चुनौतियों से निपटना पड़ता है, तब जाकर के आपका मार्केट पर एक अधिकार होता है, आपका मोनोपोली होता है। और मोनोपोली अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये लोगों को उन चीजों को प्रोवाइड कर देता है जो अगर ये प्रोवाइड नहीं करता तो लंबे समय तक लोग उससे वंचित रहते और अधिक खर्च इनको करना पड़ता है, या फिर हो सकता है वो मिले ही नहीं वो सेवा उनको। जैसे भारत सरकार के द्वारा जो रेल सेवा दी जाती है, अब रेल सेवा में भारत सरकार का मोनोपोली चलता है। बिजली उत्पादन में राज्य विद्युत बोर्ड का, राज्य विद्युत निगम का मोनोपोली चलता है। वो खुद उत्पादन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों के माध्यम से है। तो इस तरह से ये ऐसे क्षेत्र हैं, मोनोपोली वही कर सकता है जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास दूरदर्शिता हो, जिसका बाजार में पकड़ हो। ये सब चुनौती को पार करने के बाद ही मोनोपोली हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टर को देख लेते हैं। मोनोपोली की विशेषता क्या है? कैसे हम देखेंगे कि ये मार्केट जो है मोनोपोलियल मार्केट है या एकाधिकार बाजार है? सबसे पहला नंबर 1, मोनोपोली मार्केट में एक विक्रेता या एक उत्पादक और एक ही आपूर्तिकर्ता होता है।
एक विक्रेता, सेलर या पूर्तिकर्ता और उत्पादक होता है सबसे पहला। एक से अगर अधिक होगा देन वो मोनोपोलियल मार्केट नहीं होगा, वहां पे मोनोपोली काम नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, ये ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे वस्तु का उत्पादन करता है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है या प्रतिस्थापक नहीं है। प्रतिस्थापक नहीं है ऐसे वस्तुओं का, जैसे हमने बताया इसरो, जैसे हमने बताया राज्य विद्युत निगम, जैसे हमने बताया भारत सरकार के लिए रेलवे। अब जैसे समझ लो कि टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस का जियो अभी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जितने कीमत में, उतनी कीमत में उसका मोनोपोली टेलीकॉम सेक्टर में चल रहा है। उसी तरह से अभी BSNL आने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है। तीसरा, इसमें जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की प्रतिलोच बहुत कम होता है। मांग का प्रतिलोच बहुत कम होता है। अब मान लो ऐसे समझो, अगर रेलवे का किराया बढ़ा भी दिया गया थोड़ा बहुत, या जितना बढ़ाना था रेलवे बोर्ड को बढ़ा भी दिया, तो क्या लगता है अगर 100 रुपये बढ़ा दिया गया तो मान लो हर दिन अगर 10 लाख लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो क्या लगता है कि वो घट करके 1 लाख हो जाएगा? पता चलेगा नहीं। आज देखो रेलवे नए नए रेल का विकास किया जा रहा है, नए नए रेलों को संचालित चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी रेल में उतना ही भीड़ है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपया कर दिया गया, रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया, कैंसिलेशन फी खत्म कर, कैंसिलेशन रिफंड मनी खत्म कर दिया गया। उसके बावजूद भी लोग रेलवे से ही सफर करते हैं। यानी कि उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होता है मोनोपोलियल मार्केट में। क्लियर है? अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए, मुझे बताइए, मान लीजिए राज्य विद्युत निगम या राज्य सरकार का जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं जिसको हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन करते हैं, अगर वो बिजली का बिल बढ़ा देती है तो क्या आप पंखा नहीं चलाएंगे, टीवी नहीं देखेंगे? पता चलेगा जितना आप पहले कंज्यूम करते थे उतना ही करेंगे, थोड़ा बहुत कम कर देंगे। अनावश्यक जैसे फैन चालू करके बाहर चले जाते थे अब नहीं करेंगे, बिजली जला करके बल्ब जला करके चले जाते थे अब नहीं करेंगे, लेकिन आपका डिमांड बना ही रहेगा। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें कम होता है, मांग की लोच कम होती है, क्योंकि भैया नेसेसिटी है, नहीं लेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? ठीक है। हाँ, तीसरा ये है कि मोनोपोली में नेक्स्ट मोनोपोली में उत्पादक वर्ग मोनोपोली की स्थिति में उत्पादक वर्ग एक समय में एक ही चीज को प्रभावित कर सकता है। एक समय में एक ही चीज को प्रभावित करता है। वो चीज क्या है? या तो कीमत या फिर पूर्ति, सप्लाई। दोनों में से एक समय में एक ही वो प्रभावित करता है। जैसे अगर वो कीमत बढ़ा देगा,
अगर वो प्राइस हाई कर देगा देन उसकी सप्लाई भी हाई नहीं होगी, क्योंकि डिमांड थोड़ा सा घटेगा। क्लियर है? यानी एक चीज को अगर बढ़ा करके चाहेगा कि दूसरा चीज भी बढ़ा दें तो नहीं हो सकता है। सप्लाई कब बढ़ेगा? जब इस डिमांड ज्यादा होगा तभी ना। जब डिमांड आप ज्यादा रखेंगे तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। तो आपने जैसे ही कीमत बढ़ाया देन सब डिमांड क्या होगा, या तो कांस्टेंट हो जाएगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। डिमांड बढ़ेगा नहीं कि जितना आपने सब कीमत बढ़ाया उसी अनुपात में अपने आप डिमांड भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो होगा क्या? तो दोनों ही स्थिति में से एक ही हो सकता है, या तो कीमत बढ़ेगा या फिर सप्लाई बढ़ेगा। अब अगर सप्लाई बढ़ाना है उसको देन कीमत को कम करना पड़ेगा। ठीक है? इसका मतलब कुल मिला जुला करके ये है कि एक ही समय पर इन दोनों पर नियंत्रण संभव नहीं है। एक ही समय पर इन दोनों पर नियंत्रण संभव नहीं है। एक ही पर उसका नियंत्रण होता है जब मोनोपोली होगा। ठीक है? तीसरा चीज ये देखने को मिलता है कि इसमें मोनोपोली में उद्योग और फर्म यानी कि उत्पादककर्ता और विक्रेता ये दोनों एक ही होता है। या तो उद्योग होगा तो उद्योग उत्पादन भी करेगा, उसी को बेचेगा भी, या तो कोई फर्म है, एजेंसी है, देन वही उत्पादन का काम करेगा। वही जो भी उत्पादन हो, चाहे सर्विस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कुछ भी हो, वो एक ही होता है। उत्पादन का भी वही काम करेगा और सप्लायर का भी वही काम करेगा, क्योंकि उसको अकेला रहना है तभी तो उसका मोनोपोली चलेगा। जैसे ही और लोग पार्टिसिपेट होने लगेंगे, कोई सप्लायर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्रोवाइडर है, देन वैसे ही मोनोपोली उसका खत्म होने लगेगा ना। जैसे मान लीजिए अभी आप क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 बच्चे न रह करके एक ही बच्चा रह जाए, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे का मोनोपोली चलेगा कि 100 बच्चे वाला क्लास में चलेगा मोनोपोली? पता चलेगा कि जब बच्चा अकेला रहेगा तभी उसका मोनोपोली चलेगा। अगर उसको समझ में भी नहीं आया देन वो सर को कह सकता है कि प्लीज सर इसको रिपीट कीजिए, प्लीज सर इसको फिर से समझा दीजिए, कह सकता है। और सर मजबूरन समझाएंगे भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर 100 बच्चे होंगे तो सर क्या कहेंगे, अबे चुप, क्लास के बाद ऑफिस में मिल लेना, क्योंकि 99 और भी बच्चे हैं। ठीक है? तो मोनोपोली में ये होता है कि एक ही उत्पादक भी होता है और एक ही आपूर्तिकर्ता या फर्म भी होता है जो सारा काम करता है। अब ये सवाल ये है कि ये एकाधिकार या मोनोपोली होता क्यों है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका एकमात्र उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, यानी कि एक्सेस बेनिफिट के लिए इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। इसी के लिए मोनोपोली होता है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर 2 मिनट के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा हमको हवा खाने। तो अब आगे चलिए देखते हैं कि ये एकाधिकार कैसे होता है। अर्थशास्त्र में एकाधिकार को आपने देखा कि एकाधिकार होता क्या है या मोनोपोली होता क्या है, सामान्य शब्दों में आपने समझ लिए। अब ये देखते हैं कि एकाधिकार आखिर या मोनोपोली आखिर क्यों होता है।
इसके पीछे कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो वजह होगा। तो मोनोपोली को आप सेंटर में रख लीजिए, केंद्र में रख लीजिए, और देखिए कि इन्हीं वजहों से ये मोनोपोली बनता है, यानी एकाधिकार इन्हीं कारणों से होता है। सबसे पहला जो कारण होता है इसका, जिसके वजह से ये बनता है, उसको कहते हैं संस्थागत कारक। संस्थागत कारक या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर कहने का मतलब यह है कि सरकार हर एक चीज का उत्पादन करने का अधिकार हर एक किसी को नहीं देती है। जैसे हम देखेंगे कि 1991 से पहले हमारे यहाँ लाइसेंस राज चलता था, हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना होता था। उसके बाद धीरे धीरे उसको खोला गया। तो 1991 से पहले डमरू लेके लगा आकर के पीटे, तो 1991 से पहले हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना होता था। जैसे एक लिस्ट था कि क्या क्या चीज सरकार उत्पादन का काम करेगी, किन किन क्षेत्रों में सरकार काम करेगी, यानी पब्लिक सेक्टर काम करेगा, और कौन कौन से क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे और पब्लिक सेक्टर भी काम करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस लेना होता था। जैसे आज भी देखेंगे कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे ड्रग्स का हुआ, शराब का हुआ, या नारकोटिक्स उत्पाद हुआ, बारूद से संबंधित कार्य हुए, इस तरह के जो संवेदनशील एटॉमिक से जुड़ा हुआ काम, इन सब काम सरकार अपने नियंत्रण में रखती है और कुछ चीज़ों को लाइसेंस देती है। जैसे शराब उत्पादन के लिए लाइसेंस धारक ही शराब उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग का काम, प्रोड्यूसन का काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो मोनोपोलियल मार्केट का सबसे पहला कारण यही है कि लाइसेंस, संस्थागत कारक यह है कि सरकार किसी विशेष उत्पादन के लिए, लिख लीजिए, सरकार किसी विशेष उत्पादन के लिए फर्म को या कंपनी को लाइसेंस निर्गत करती है, और यह लाइसेंस एक तरह से पेटेंट की तरह हो जाता है। पेटेंट की तरह, यानी एक पेटेंट का मतलब होता है कि उसका उत्पादन और विक्रय का अधिकार जिसके पास पेटेंट होगा वही करेगा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है लाइसेंस के माध्यम। तो संस्थागत कारक में सबसे पहला है सरकार के द्वारा लाइसेंस। सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाना, या सरकार की लाइसेंसिंग पद्धति, लाइसेंस दिया जाना, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे पेटेंट विकसित हो जाता है। पेटेंट का मतलब होता है वो आप ही का अधिकार रहेगा। जैसे किसी चीज पर आपका पेटेंट राइट है, जैसे कई ऐसे चीज होते हैं, वस्तु होता है जो उस देश विशेष के कंपनी या उस देश का अपना पेटेंट होता है। जैसे अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका से हल्दी पर का पेटेंट अधिकार छीना है। अमेरिका ने क्या किया था कि हल्दी पर अपना पेटेंट करा लिया था कि हल्दी जो है हमारे यहाँ का औषधीय ये है, प्लांट है, और इससे संबंधित जो भी दवा बनाया जाएगा, जो भी विकसित किया जाएगा, चाहे दवा हो या कोई भी खाद्य उत्पाद हो, उस पर मेरा एक अधिकार होगा, कोई दूसरा नहीं बना सकता। अगर बनाएगा देन उसको WTO में आना पड़ेगा, विवाद होगा, दंड का भागीदारी होगा। तो लंबी लड़ाई के बाद भारत ने उसको छीना है। इस तरह से कई चीज़ों का पेटेंट है, जैसे गोमूत्र का पेटेंट है, तुलसी पत्ता का पेटेंट है, चावल का पेटेंट है, पता नहीं कितने तरह का सभी लोग अपने अपना पेटेंट करा करके मल्टीनेशनल कंपनियां और देश रखी हुई है। तो पेटेंट, लाइसेंस की वजह से पेटेंट का सिस्टम डेवलप हो जाता है। हालांकि ये रियल पेटेंट नहीं है, लेकिन पेटेंट की तरह हो जाता है। और क्या होता है इससे कि ये जब हो जाता है तो लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक
इस क्षेत्र में उत्पादन और बिक्री का काम उस लाइसेंस धारी फर्म को ही मिल जाता है, और जैसे ही उसको ये चीज मिल जाता है देन वहां पे मोनोपोली शुरू हो जाता है। समझ में आया? जैसे मान लो कि ऐसे समझ लो कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपके पास बहुत अनुभव है, आप पिछले 15-20 सालों से सीनियर डॉक्टर के साथ रह करके आपने हर एक तरह का इलाज सीखा है, सिंपल मेडिसिन दे करके, सर्जरी करके, ट्रांसप्लांट करने का सब कुछ आप जानते हैं। फिर भी आप एज ए डॉक्टर बन के मार्केट में सेवा नहीं दे सकते हैं। तब सेवा देंगे या तभी सेवा दे सकते हैं जब आपके पास मेडिकल की डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो। अब ऐसी स्थिति में जो सर्टिफिकेट धारी होगा वही वो सेवा दे सकता है, तो वहां पे उसका मोनोपोली शुरू हो जाएगा जो उस डिग्री को धारण करेगा। तो ये संस्थागत कारक है, यानी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है और सरकार के इच्छा से ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर है एकाधिकार का इंस्टीट्यूशनल फैक्टर या संस्थागत कारक, जिसके वजह से एकाधिकार शुरू होता है बाजार में। अब कल्पना करो, मान लो, कल्पना करो, आज अक्सर इस चीज को लेकर के पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था में विवाद होता है कि सरकार, वर्तमान की जो मोदी की सरकार है, वो दो ही लोगों को जानती है, अडानी और अंबानी, और किसी को नहीं जानती है। जो कुछ भी होता है उन्हीं लोगों को देती है, या तो अडानी को देगी या फिर अंबानी को देगी। अब छोटा से छोटा बिजनेस में भी अडानी और अंबानी, बड़े से बड़े बिजनेस में भी अडानी और अंबानी। अब ये अगर इनको सब चीज में लाइसेंस मिल जाता है, ये ऑक्शन में भाग लेते हैं, ये इन्हीं को नीलामी मिलता है, चाहे स्पेक्ट्रम का नीलामी हो, चाहे कोयला खनन का नीलामी हो, चाहे पोर्ट डेवलप करना हो, या सड़क बनाना हो, या किसी भी तरह का कोई सर्विसेज है, उसमें अगर अडानी और अंबानी, यहाँ तक कि खेती करने के लिए भी जो कॉरपोरेट फार्मिंग आया उसमें भी इन्हीं को राइट दिया गया है कि यही किसानों से अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यही किसानों के साथ अपना मिल करके खेती करेंगे। तो ये एक तरह से मोनोपोली शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको ही सिर्फ लाइसेंस मिला है करने के लिए। तो यहां से मोनोपोली शुरू हो जाएगा। तो पहला फैक्टर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, जिसके वजह से मोनोपोली शुरू होता है। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिकल, आर्थिक। हम बात कर रहे हैं क्यों होता है मार्केट में मोनोपोली। दूसरा फैक्टर है आर्थिक। आर्थिक या इकोनॉमिकल फैक्टर या फिनेंशियल फैक्टर, कहने का मतलब यह है कि एक अधिकार की स्थिति तभी आती है जब किसी उद्योग या उत्पादन की प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा लगाना पड़ता हो, उसके अनुपात में उतना लाभ भी हो, तब जाकर के उत्पादन का कार्य होता है। जैसा हमने बोला कि क्यों नहीं हर एक कोई रेलवे का, प्राइवेट कंपनी रेलवे का विकास कर ले रही है, प्राइवेट कंपनी अपना रेल बनाए, क्यों नहीं जहाज प्राइवेट कंपनी सब बना बना करके अपना चला रही है। तो चलो जहाज में तो कम इन्वेस्टमेंट है, 10 गो जहाज खरीद लिए, ज्यादा से ज्यादा 1000 करोड़ का खर्चा होगा। लेकिन रेलवे का करने जाएंगे तो पता चलेगा भैया एक ट्रेन चलाने में हमको 2000 करोड़ रुपए का खर्चा पड़ जाएगा, उससे ज्यादा ही पड़ जाएगा। और वो 2000 करोड़ रुपया का रिफंड होने में कितना वर्ष लग जाएगा। नहीं, अब रेलवे इंजन खरीदो, डब्बा खरीदो, उसका मेंटेनेंस, ट्रैक बनवाओ, उसका मेंटेनेंस, स्टाफ हायर करो, ये वो लंद फंद करते करते पता चलेगा कि 4-5 हजार करोड़ रुपया एक रेलवे को जमशेदपुर से रांची चलाने में खर्च हो रहा है। अब उसका रिफंड कब होगा, प्रतिफल कब मिलेगा, पता चला उसको रिफंड करने में 4-5 हजार करोड़ वापस करते करते कम से कम कमाते कमाते 50 साल लग जाएगा, उससे ज्यादा ही लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रुकावट या आर्थिक बाधा मोनोपोली को पैदा कर देता है बाजार में।
क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और प्रतिफल लंबे समय के बाद मिलता है। क्लियर है? ठीक है। आप इसके कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बिजली का उत्पादन है, टेलीफोन सर्विस है, स्पेस स्पेस सेवा, अंतरिक्ष सेवा, विमान सेवा, इस तरह की सेवा है, या फिर ऑयल निकर्षण या ऑयल एक्सकेवेशन, तेल को निकालना, ये सब ऐसे काम है जिसमें मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिसर्च चाहिए, और ये सब उत्पादन में इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोनोपोली शुरू हो जाता है। लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। लेकिन अगर छोटा सा कोई काम करना हो, जैसे आपको स्कूल खोलना हो, देन आप 2 कमरे में स्कूल खोल लेते हैं, तो हर एक मोहल्ला में, तो वहाँ पे आपका मोनोपोली नहीं चलेगा। आप जैसे ही कुछ पुअर सर्विस देंगे, देन दूसरा स्कूल में आपके कस्टमर चले जाएंगे, आपके स्टूडेंट चले जाएंगे। समझ में आया? हाँ, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मोनोपोली शुरू होता है। एक और मोनोपोली का कारण है लोकप्रियता। मोनोपोली लोकप्रियता से भी आता है, पब्लिसिटी से भी आता है। लोकप्रियता से भी मोनोपोली मार्केट में आता है। लोकप्रियता से कैसे आएगा? लोकप्रियता दरअसल कब होता है? जब विश्वसनीयता हो। जब विश्वसनीयता होगा तभी लोकप्रियता होगा। एक एग्जांपल से लेते हैं टाटा को। टाटा एक कंपनी है और विश्व की टॉप 5 या टॉप 50 विश्वसनीय कंपनियों में इसका नाम शामिल है। अगर आप दुनिया के टॉप 50 ब्रांड वैल्यू वाला कंपनी को खोजेंगे तो उसमें आपको टाटा मिलेगा। लोगों का इस पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसके सर्विसेज, इसके उत्पाद सर्वश्रेष्ठ होते हैं क्षेत्र विशेष के लिए या उस कीमत विशेष पर, और सर्वसुलभ भी होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। अब आपको जब कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जमशेदपुर के लोगों के हाल क्या है कि जमशेदपुर के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो आंख बंद करके टाटा का कोई भी चीज ले लेंगे। नमक से लेकर के जहाज तक की सेवा वो टाटा का लेना पसंद करते हैं। नमक भी खाना होगा तो टाटा नमक ले आओ भाई। जहाज में जाना है तो एयर एशिया पकड़ लो। लोहा खरीदना टाटा का, टेलीकॉम सर्विस लेना है टाटा का, TCS, और क्या नाम है उसका, हाँ TCS नहीं, TCS तो उनका है कृष्णमूर्ति का। टाटा का जो ये है, टाटा का फोन सेवा लेना है तो डोकोमो ले लो टाटा का। मतलब हर एक सर्विसेज, जितने भी उसके उत्पाद हैं सर्विसेज, होटल है टाटा का, जो भी सर्विसेज है, गाड़ी खरीदना है, ट्रक खरीदना है टाटा का, कार खरीदना है टाटा का, तो ये ब्रांड हो जाता है। जैसे ही ये ब्रांड होगा तो ब्रांड कब बनता है? विश्वसनीयता से बनता है, और जैसे ही विश्वसनीयता होगा, ब्रांड होगा, देन इसका मोनोपोली मार्केट में शुरू हो जाता है। समझ में आया? हाँ, यानी कि पहचान से, विश्वसनीयता से भी मोनोपोली होता है। और कारण है जैसे कि मोनोपोली के लिए कि इस क्षेत्र में कम से कम ही उद्योग या फर्म सम्मिलित हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा माल का अभाव होता है। और कारण क्या है मोनोपोली के लिए? तो मोनोपोली तभी होता है जब एक ही उत्पादक हो, और पता चला कि और क्यों नहीं उत्पादक आ रहे हैं। तो ये 3-4 कारण हमने देखा। और क्या कारण हो सकता है? तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल ना मिले, कच्चा माल का अभाव हो सकता है उत्पादन के लिए उस स्तर का तकनीक आसानी से न मिलता हो,
यानी तकनीक की अनुपलब्धता, हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि एक ही वस्तु अगर दो या दो से अधिक कंपनी उत्पादन कर रही है, मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ये 4 कंपनियां हैं मार्केट में। ये चारों कंपनियां टेलीकॉम सर्विस का कंपनी है, यानी कि कम्युनिकेशन सर्विस देती है, आपको फोन सेवा देती है। ए को मान लीजिए रिलायंस है, बी को एयरटेल, सी को डोकोमो और डी को आप वोडाफोन, हच, जो भी मानना है। अब पता चला कि ए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कम से कम खर्च में कर रहा है, यानी कि रिलायंस आपको जो सर्विस दे रहा है वो बहुत कम खर्च में दे रहा है। आपको रिलायंस हर दिन 1.5 GB का डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मात्र 400 रुपया पर मंथ में दे रहा है। सपोज बाकी लोग इतना ही सर्विस देने के लिए कोई 600 ले रहे हैं, कोई 700 ले रहे हैं, कोई 900 ले रहे हैं। देन कस्टमर किसको प्रायोरिटी देगा? सिंपल सा मतलब है भैया, इसी को देगा, रिलायंस को, जो कम से कम खर्च में सर्विस देगा ना। तो ऐसी स्थिति में कालांतर में क्या होगा? सारे के सारे उपभोक्ता इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये धीरे धीरे डेड होते चले जाएंगे, इनका कस्टमर या मार्केट धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसा भी आएगा कि बहुत सारे लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे। बचेगा मान लो एयरटेल, क्योंकि इसके नियर अबाउट था, फिर भी इसका मार्केट पर उतना जबरदस्त असर नहीं रहेगा या पकड़ नहीं रहेगा। पकड़ रहेगा रिलायंस जियो का। तो यहां से अब इसकी मोनोपोली शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये है मोनोपोली। कैसे होता है मोनोपोली, आपको समझ में आ गया। और भी आपके उदाहरण आप देख सकते हैं मोनोपोली मार्केट का, जैसे एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, वहां पर सरकार की कंपनियां या फर्म काम करती है, तो सरकार ही जितना चाहे उतना रेट रख सकता है। अगर एटॉमिक एनर्जी से या न्यूक्लियर एनर्जी से अगर पावर जनरेट किया जाता हो, तो अब वो सरकार के ही हाथ में है, वो जितना चाहे रेंट लेना ले सकती है। मन करेगा तो सस्ते दामों में देगी, मन कर देगा तो ऊंचे दामों में आपको देगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मोनोपोली समझ में आ गया होगा। कल हम लोग इसकी आगे की कहानी देखेंगे थोड़ी बहुत, कि और क्या होता है इसमें। जैसे मोनोपोली में भी हमेशा कंप्लीट मोनोपोली नहीं चलता है मार्केट में। अभी के संदर्भ में कंप्लीट मोनोपोली नहीं है, सिर्फ एक ही नहीं है, और भी सब्स्टिट्यूट है। देन उसमें भी कंपटीशन होता है, तो उसमें भी 2 तरह का है। एक तो इनकम्प्लीट या कह सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, जिसमें सिंबॉलिक रूप से आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर है, और एक हेल्दी कंपटीशन होता है। मोनोपोली में भी दोनों कंपनियां अपने अपने मार्केट पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मोनोपोली बनाने के लिए कंपटीशन करती है। तो कंप्लीट या शुद्ध मोनोपोली कहीं नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूट या अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, मान लो हमको एटॉमिक एनर्जी से हम नहीं लेंगे बिजली, नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे? जनरेटर चला करके अपना बिजली का सेवा लेंगे? नहीं होगा तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे, जैसे बैटरी ले आएंगे, इन्वर्टर लगा लेंगे, कई ऐसे। तो पूरी तरह से मोनोपोली नहीं चलता है, मोनोपोली में भी अवसर होता है, गुंजाइश होता है।